Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. हाँ, तो वो पढ़ा फिर आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम। Yes, sir. चलिए वही पूछिए, क्या क्या उसमें पूछना है थ्योरी में, जो भी आपको डाउट हो। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आप सर होस्ट बना दो जरा। शायद मिलाप सर अभी है नहीं। चलो आप लोग बोलो क्या क्या पूछना था, स्टार्ट करते हैं। सर हाँ जी। सर मेरे को ना अपने पिछले साल के नोट्स में एक चीज नहीं समझ में आ रही थी, वो पूछ लो मैं आपसे। बोलो। सर एक ना स्टेटमेंट थी, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा था। हम्म, With increase in temperature of H2O, degree of dissociation of H2O increases. So at high temperature, concentration of H plus will increase and हम्म, ionic product will also alter. And thus the neutral pH point will decrease. बिल्कुल एकदम परफेक्ट लाइन लिखी हुई है। बताइए क्या क्या नहीं समझ में आया इसमें। सर इसमें अगर हमारे पास H प्लस बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ OH माइनस नहीं बढ़ेगा, तो बिल्कुल, pH दोनों बढ़ेंगे pH साथ में। पे। अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर HIN की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन दोनों बराबर होती हैं, और कितनी होती हैं? 10 to the power -7। -7, दोनों बराबर है और -7 है। ठीक है। अच्छा, अब जो पानी का डिसोसिएशन की रिएक्शन है कौन सी? H2O गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस। तो पहले तो ये बताओ, ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? पानी का मॉलिक्यूल टूट रहा है, इक्विलिब्रियम है बीच में, और H प्लस और OH माइनस में टूट रहा है। तो ये जो रिएक्शन है H2O रिवर्सिबल H प्लस प्लस OH माइनस, ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? सर हम्म एक्सो एक्सो है मेरे ख्याल से। हम्म बोलो सानिध्य, नहीं सोच पा रहे हो? सर एक्सो है शायद मेरे हिसाब से। एक्सो क्यों लग रहा है आपको एक्सो? पानी का अच्छा खासा बना बनाया बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, जबरदस्ती तोड़ना पड़ रहा है, फिर भी आपको एक्सो लग रहा है। बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है भाई, बॉन्ड बन नहीं रहा है, जो एनर्जी निकलेगी। बॉन्ड टूट रहा है, एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बताइए एंडो या एक्सो? फिर तो मतलब एंडोथर्मिक आएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा आप केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से सोच के बताइए, अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है या बढ़ता है? एंडो का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं।
सर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो के आवाज कट रही है सानिध्य, फिर से रिपीट करो। सर बढ़ेगा सर टेम्परेचर के साथ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा ना, ठीक है। तो आपके पास में ये जो पानी वाली रिएक्शन चल रही थी, इसका के कितना था, जिसको हम के डब्ल्यू कहते थे, कितना था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे? 10⁻⁻14। क्योंकि कैसे आया था, एच आयन कंसंट्रेशन इनटू ओ एच आयन कंसंट्रेशन से आया था, दोनों 10⁻⁻7 थे, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। हाँ जी, अब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया 25 से बढ़ा के मान लेते हैं हम 100 पे पहुंच गए। तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के डब्ल्यू बढ़ेगा घटेगा? बढ़ गया। 10⁻⁻14 से बढ़ करके -16 होगा, -12 होगा? -12 11 कुछ ऐसा होगा सर। -12 मान लो, है ना। अगर के डब्ल्यू -12 है, और के डब्ल्यू तो हमेशा एच आयन कंसंट्रेशन इंटू ओ एच आयन कंसंट्रेशन होता है, तो एच आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? उसका रूट कर देंगे। कर दो तो फिर बताओ। समझ गया सर, पीएच कम हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे समझा रहा हूँ, जो पूछा है वो बताओ, एच आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? सर वो फिर 6 आ जाएगी ना, वो 10⁻⁻6 हो जाएगी। तो न्यूट्रल पानी की पीएच कितनी हो जाएगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो पे? फिर 6 तो 6। बताइए घट गई या नहीं घट गई 7 से? यस सर। वैसे सानिध्य ने जो क्वेश्चन पूछा था, कई लोगों का डाउट होगा, ये मतलब अच्छा क्वेश्चन था, तो वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ जी, और बताइए, और किसी को कुछ पूछना हो तो। सर मेरे को थ्योरी में डाउट है एक दो टॉपिक्स में। जो टॉपिक्स पूरे पूरे सर एम्फीप्रोटिक आयन की डेरिवेशन एक तो। एम्फीप्रोटिक आयन की डेरिवेशन, ठीक है, ये जेन्युइन डाउट है, और बताइए। सर एक इंडिकेटर्स का टाइट्रेशन वाला, मतलब थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन कर देना इंडिकेटर्स वाली। इंडिकेटर सर उसमें मुझे भी डाउट, इंडिकेटर्स में। मेरे को भी यस आर्यन, अच्छा लेकिन तुम भी क्या कर पाओगे? मिलाप सर जरा होस्ट बना दो मुझे, आपको आवाज आ रही हो तो। सर हाँ जी। मुझे एक स्टेटमेंट पूछनी थी, हम्म, उसकी रीजनिंग। अमोनिया इज मिक्स्ड विद BF3 and the product is insoluble, but it H3, becomes soluble when BH3 और HF is BF3, added. जस्ट अ सेकंड, BH3 और BF3, BF3 क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। अमोनिया इज मिक्स्ड विद BF3, आगे बोलिए। प्रोडक्ट इनसॉल्युबल है, प्रोडक्ट बट अगर इनसॉल्युबल किसमें? यस सर किसमें इनसॉल्युबल है? वाटर में, ठीक है, बट अगर HF डाल देते हैं तो सॉल्युबल हो जाता है। अच्छा, रीजनिंग पूछनी थी। रीजनिंग पूछनी है। अगर आप HF डालते हो ना, मतलब अगर आप सिंपल NH3 और BF3 को मिलाते हो, तो इनमें क्या होगा, पहले तो ये बताओ आप मुझे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, और ओवरऑल मॉलिक्यूल अभी भी आपका न्यूट्रल का न्यूट्रल बना रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप HF डालोगे ना, तो जो H प्लस है वो तो जाएगा अमोनिया के पास, और जो F माइनस है वो जाएगा आपके BF3 के पास। क्या बनेगा? NH4 प्लस जो कि एक कैटायन है, BF4 माइनस जो कि एक एनायन है। तो अगर आपके पास में कैटायन और एनायन है, तो एक पोलर एंटिटी हो गई। पोलर एंटिटी, पोलर सॉल्वेंट, मतलब पानी में आसानी से घुल जाएगी। यस सर। और सर अगर कोई मतलब बेंजीन जैसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता तो फिर उल्टा हो जाता। ठीक है, देखो भाई ऐसा है, ये शायद मिलाप सर तो अब है नहीं, तो मैं आप ये वाली मीटिंग एंड कर रहे हैं। दूसरी मीटिंग में स्टार्ट करके लिंक सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे, ठीक है ना, उसको फटाफट ज्वाइन कर लो सब।
शिवम, ये 20-22 लोग अभी भी उस वाली पुरानी वाली आईडी पे हैं, उनको जरा एक बार जाके बोल दो। ये पता नहीं कैसे इनको समझ में आएगा। बोलता हूँ सर एक मिनट। था केवल उसे एक क्लिक करने में इतना टाइम कैसे लग गया, इतनी देर कैसे लग गई ज्वाइन करने में? सर आपने मेरे को बुलाया? नहीं, तनिष्क राव को। सर वो व्हाट्सएप वेब खोलना पड़ता है ना पीसी में, तो मैं फ़ोन से नहीं ना, तो वो ब्राउज़र में पहले व्हाट्सएप खोला फिर ज्वाइन किया। बोल दिया सर। मेरे ख्याल से वो क्लास नहीं लगा रहे ऐसे ही। अच्छा, वो वैसे ही है। ठीक है, चलो ये भी पता चल गया। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था वो व्हाट्सएप खोलना पड़ा था इसलिए टाइम लग गया था। अच्छा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आर्यन, स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ जी, इसमें पहला तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक एम्फीप्रोटिक आयन के लिए हम लोग पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच कैसे आती है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, आपने एक कंटेनर में पानी था और उस कंटेनर में आपने ऊपर पानी में ऊपर से आपने मिला दिया है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 आपने मिला दिया है इसमें पानी में, ठीक है। तो
अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भाई सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, और आपको पीएच के लिए दो चीजें जानकारी दे रखी है, क्या क्या, H2CO3 का फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब Ka1 गिवन है आपको, मतलब वैल्यू नहीं, केवल Ka1 ही रहने दो उसको, और Ka2 भी आपको गिवन है, ठीक है। और अब आपसे पूछा है कि पीएच क्या हो। पहले तो NaHCO3 हटाओ आप, तो इसकी जगह CH3CONA, मतलब उसको लिखा रहने दो, नहीं, मतलब उसको तो लिखा रहने दो। एक दूसरा केस देखो जिसमें अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह सोडियम एसीटेट होता, सोडियम एसीटेट होता, CH3COONA। हाँ जी। और इस केस में अगर आपसे पीएच पूछता, इस केस में पीएच पूछता तो क्या होता आंसर? शिवम, तुम्हारा डाउट था, बताइए इस केस में पीएच का क्या फॉर्मूला होता? सर 7 प्लस pKa प्लस log C और pKa और log C के अपॉन में 2। में 2, ठीक है। यस सर, ये होता है 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C, ठीक है। यस सर, तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो CH3CO माइनस है, ये पानी के साथ इंटरेक्शन करके हाइड्रोलिसिस करेगा, पानी को तोड़ेगा, H प्लस तो अपने साथ ले जाएगा और OH माइनस सॉल्यूशन में छोड़ देगा। OH माइनस छोड़ने की वजह से क्या होगा? सॉल्यूशन की पीएच बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा, इसीलिए 7 प्लस समथिंग आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इस केस में क्या हुआ। ये भी तो आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट था, इसमें भी तो आंसर आपका ऐसा ही आना चाहिए था, कुछ 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C, लेकिन ऐसा नहीं आता इसमें, इसमें कुछ और आता है। तो क्या इसमें चेंजेस हैं? लेकिन इसमें आपके पास जो HCO3 माइनस है, लिखिए HCO3 माइनस, ये दो काम करेगा। एक तो वही काम जो एसीटेट आयन ने किया है, एग्जैक्टली सेम काम करवाइए। क्या? प्लस H2O, लिखो प्लस H2O गिव्स H2CO3 प्लस OH माइनस। तो ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में आपका आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहे सर, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है, जो कि एसीटेट आयन भी करता था। लेकिन एसीटेट आयन दूसरा काम नहीं करता था, क्या? प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता था, उसका प्रोसेस बस उतना ही था। लेकिन इस वाले आयन में एक खासियत क्या है, ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, ठीक है। तो प्रोटॉन डोनेट करवाइए। दूसरी रिएक्शन लिखिए, HCO3 माइनस गिव्स एक सेकंड, एनोटेशंस बंद कर दो, कोई एनोटेट कर ही आ रहा है। क्या कर रहे हो? सर कोई एनोटेट कर ही आ रहा है फालतू में। कौन एनोटेट किया जा रहा है? इतना फालतू टाइम किसके पास है? उसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा क्या? नेम? ईशान तैयल। क्या नाम है? ईशांत तैयल। ईशांत आयल। ईशांत आयल तो इसमें शो भी नहीं कर रहा है अभी। सर अभी अभी लीव करती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो दूसरी रिएक्शन लिखिए आप, HCO3 माइनस गिव्स H प्लस प्लस CO3 माइनस, CO3 2 माइनस, कार्बोनेट आयन प्लस H प्लस। तो देखिए, इन दो रिएक्शन के होने की वजह से आपका ये जो सॉल्ट था ये थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंस क्या है इसमें बाकी सॉल्ट के कंपैरिजन में, वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो सॉल्ट थे या तो केवल H प्लस एक्सेप्ट करते थे या फिर केवल H प्लस डोनेट किया करते थे, लेकिन ये जो है आपके पास में H प्लस एक्सेप्ट भी कर रहा है और डोनेट भी कर रहा है, इसलिए इस वाले आयन को क्या बोलते हैं हम? एमवी प्रोटिक आयन, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है आपको? इस केस में आपको अब बताना है पीएच क्या होगा। तो पीएच के लिए क्या करते हैं, पहली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। तो शिवम, एसीटेट आयन के लिए जब ये रिएक्शन होती थी, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था उसको KH बोलते थे। वो KH याद करो किसके बराबर हुआ करता था? सर वहां पे केज होता था KW
अपॉन, एक सेकेंड रुक जाओ, सर के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के ए, उसका KA, सर उसका CH3COOH का, मतलब जो आयन ने H प्लस एक्सेप्ट करके जो एसिड बनाया है उसका KA, है ना? यस सर। तो यहाँ पर बताओ यहाँ कौन सा एसिड बनाया है उसने? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, उसके तो 2 KA होते हैं, KA1 और KA2, तो यहाँ कौन सा वाला KA आएगा? सर यहाँ पे आएगा KA1। वेरी गुड, लिख दीजिए KW अपॉन KA1। ठीक है, ऐसी, अच्छा इसको आगे एक्सप्रेशन भी लिखिए, ये जो आपने लिखा है लिखो इसमें आगे, H2CO3 की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन में ठीक है। अब ऐसे दूसरे वाले के लिए लिखिए, क्या लिखोगे? KA2 इज इक्वल टू, वाटर तो नहीं आएगा ना सर, वैसे 1 ही हो जाएगा वाटर। वाटर, KA2 इज इक्वल टू, अब आप इसमें एक काम कीजिए, पहली रिएक्शन को रिवर्स करके, मतलब कहने का मतलब यह है, आप कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर, रुको 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 रुको, ये रहने दो, हटाओ हटाओ, ये क्या हटाओ। हाँ, आप करो KA2 इंटू KW अपॉन KA1, लिखिए KA2 इंटू KA1 अपॉन KW। समझ में आ रहा है क्या किया हमने? नीचे वाली जो रिएक्शन थी उसका तो K एज इट इज, और ऊपर वाली को रिवर्स करके हमने उसका K मल्टीप्लाई किया है। तो जरा बताइए इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? KA2 तो एज इट इज रहने दो, कार्बोनेट आयन इंटू H प्लस अपॉन में HCO3 माइनस, ठीक है, इंटू, उसको रिवर्स करके लिख दो, HCO3 माइनस H2CO3 और OH माइनस। वेरी गुड, काट दो जो कट रहा है। अब यहाँ लिखिए K1 इंटू K2, इस तरफ लिखिए K1 इंटू K2 इज इक्वल टू कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन इनटू H आयन की कंसंट्रेशन अपॉन H2CO3 की कंसंट्रेशन, नीचे OH माइनस कंसंट्रेशन, इनटू ऊपर में लिखो KW इनटू KW। ठीक है, KW जो है उसको जब आप लिखोगे तो वो हो जाएगा H आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस कंसंट्रेशन, तो OH माइनस से OH माइनस कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, OH से OH उड़ा दो। तो अब ये आपके पास आ गया है एक्सप्रेशन K1 इंटू K2 इज इक्वल टू, या K1 इंटू K2, पूरा A भी मतलब शॉर्ट में लिख दो, K1 इंटू K2 इज इक्वल टू H आयन की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इनटू कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में H2CO3 की कंसंट्रेशन। अब देखिए एक जो है, मतलब ये मान के चलिए पूरी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा एजम्पशन यहाँ पर अब हम एक लेने जा रहे हैं, जो कि वास्तव में अगर देखा जाए तो गलत है, लेकिन हमें उतना ही करना है। हमारे सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमें वो वाला एजम्पशन लेकर के ही करना है। क्या वो एजम्पशन है? सुनिए, पहले वाली रिएक्शन पे आइए आप, फर्स्ट रिएक्शन पे। हाँ जी, फर्स्ट रिएक्शन में आप देखिए आपका रिएक्टेंट जो है वो HCO3 माइनस है और प्रोडक्ट उसमें बना है H2CO3। तो पहले तो थोड़ा सोच के बताइए इस फर्स्ट रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ज्यादा है या कम है? हाँ जी, ज्यादा है या कम है फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? काफी कम होगा।
कम होना। KW -14 में है, KA आपका -6 -7 टाइप होगा, तो भी सॉल्व करोगे तो भी ओवरऑल आंसर आपका कुछ -7 -8 में जाएगा। यस सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इतना कम होना क्या बता रहा है? highly ऑलमोस्ट नो backward रिएक्शन। shift. कि बैकवर्ड की आपके पास में H2CO3 जो है, पहली बात तो मतलब एकदम ना के बराबर बनेगा। ठीक है, H2CO3 जो है वो ना के बराबर बनेगा, मतलब सॉल्यूशन में आपने स्टार्टिंग में क्या डाला था, केवल NaHCO3, H2CO3 तो हमने डाला ही नहीं था, वो तो रिएक्शन के बाद बना है, तो बनेगा तो सही क्योंकि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत कम होगी। ये चीज समझ में आ रही है पहली रिएक्शन से? ठीक है, अब आइए आप सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में क्या कहना है आपका? सेकंड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में क्या कहना है? क्या है सेकंड रिएक्शन का ये भी कम हो ये भी कम ये भी K2 कम ही कम होगा। होगा, ये भी काफी कम होगा सर। K2 ये भी काफी कम होगा। अगर ये भी काफी कम है, इसका मतलब क्या कह सकते हो कि जो कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो भी बहुत कम होने वाली है। यस आ रही है बात समझ में? तो देखो सही बात यह है कि यहाँ तक मैंने अभी कोई एजम्पशन नहीं बोला है, यहाँ तक जो मैंने बोला है एकदम बिल्कुल फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ मैं, कि सॉल्यूशन में हमने NaHCO3 लिया था, मतलब हमने ऊपर से सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस आयन डाला है। सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत H2CO3 बनेगा, थोड़ा बहुत कार्बोनेट आयन बनेगा, और वो जो थोड़ा बहुत है वो बहुत कम है। यहाँ तक कोई गलत बात मैंने नहीं बोली। मैं गलत बात अब बोलने वाला हूँ, एक एजम्पशन हम अब लेने वाले हैं कि ये दोनों बहुत कम है, इसलिए दोनों को बराबर कर लीजिए। ये किया जाता है, इस डेरिवेशन में ये चीज की जाती है कि सिंस दोनों की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो कम है वहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर हम कहते हैं कि ठीक, अगर दोनों कम है, बहुत कम है, तो फिर ठीक है, दोनों लगभग बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें तो एजम्पशन यही मानना है कि दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो बताइए क्या होगा, नीचे आ जाओ, एक्सप्रेशन पे आ जाओ नीचे। हाँ जी, कैंसिल आउट कर दोगे, उड़ा दोगे, यहाँ से बता दीजिए एच आयन की कंसंट्रेशन क्या आ गई, अंडर हाफ रूट ऑफ ऑफ PK1 K2, और इसको जब शॉर्ट कर वो सॉल्व करके आप माइनस लॉग लगाओगे दोनों तरफ, तो पीएच इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, हाफ ऑफ PK1 PK1 प्लस PK1 प्लस PK2। अब इसमें मैं आपको थोड़ा और चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। बगल में एक सॉल्ट लिखो, एक हमारे पास सॉल्ट मत लिखो, पहले एसिड लिखो H3PO4। हाँ जी, इस H3PO4 के लिए कितने के डिफाइंड है? 3 के 3 डिफाइंड है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक बार सॉल्यूशन लिया है Na नहीं, पूरी रिएक्शन मत लिखो, बस इतना पता है कि इसके 3 डिफाइंड है। अब इसके सॉल्ट लो, ये तो एसिड था, सॉल्ट लीजिए आप इसके। एक तो सॉल्ट लो आप NaH2PO4, NaH2PO4, और दूसरा लीजिए Na2HPO। ठीक है, इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब दोनों नहीं है, दोनों का अलग अलग एक्वस सॉल्यूशन है। एक बार पानी में आपने सिर्फ फर्स्ट मिलाया है, एक बार पानी में आपने सिर्फ और सिर्फ सेकंड मिलाया है। दोनों केसेस में आपसे पीएच पूछ रहा है, बताइए फर्स्ट केस में पीएच क्या होगी और सेकंड केस में पीएच क्या होगी। शिवम तुम्हें सोचना है। सोचिए सर। इसमें क्या होगा? सर फर्स्ट केस में PKA1 प्लस PKA2/2, सेकंड केस में PKA2 प्लस PKA3/2। यस सर। हाफ नहीं आएगा? अच्छा ठीक है, बाई 2 बोल दिया। बोलिए। इसमें आ जाएगा PK1 प्लस PK2/2, दूसरे वाले में आएगा PK2 प्लस PK3/2। यस सर हाँ भाई शिवम, ये तुम्हारा डाउट सा क्लियर हो गया यस सर। पूरी तरीके से? यस सर। बढ़े आगे, यस सर। चलिए और बताइए। सर इसको हम हाइड्रोलिसिस ऑफ इनकम्प्लीट सॉल्ट भी कहते हैं ना? हाइड्रोलिसिस ऑफ, इनकम्प्लीट सॉल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट सॉल्ट? सर मतलब उसमें से सारे एसिड रिमूव नहीं हुए, मतलब सारे एसिडिक एच।
इनकम्प्लीट सॉल्ट वर्ड उसके लिए यूज करते नहीं है, बट ठीक है अगर आप उस सेंस में कह रहे हो तो ठीक है, कोई गलती नहीं है उसमें। इसको एक्चुअली मेरे ख्याल हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक्स आयन कहते हैं। नोट्स में ना यही मतलब फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने इनकम्प्लीट सॉल्ट के नाम से लिखा हुआ था वहां पे। तो वो इनकम्प्लीट वो आपका वर्ड है, वो कभी बुक्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इनकम्प्लीट वो आपने अपने तरीके से सोचा है उसको, तो सोचना गलत नहीं है आपका कि भाई उसके 3 एच हट सकते थे लेकिन अभी तीनों नहीं हटे, तो आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन उसको जो बुक में लिखा हुआ मिलेगा वो एम्फीप्रोटिक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, ना कि इनकम्प्लीट। ठीक है, नहीं सर, वो 11th में नोट्स में लिखवाया गया था ये। ठीक है मैं समझ गया, मतलब अब वो मैंने लिखवाया है। नहीं सर, मैं तो ब्लेजेस में पढ़ा था। हाँ ठीक है, वो इनकम्प्लीट जो लिखवाया है वो सेंस समझो, वो इनकम्प्लीट किस सेंस में लिखवाया है कि आपके पास अगर H3PO4 की हम कंप्लीट रिएक्शन करवा देते बेस के साथ, तो जो सॉल्ट बनता वो बनता Na3PO4, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है रिएक्शन, अभी कम मिलाया है Yes. आपने NaOH, तो इसलिए उस सेंस में वो वहां इनकम्प्लीट बोला जा रहा है। बट जनरली जो आपको बुक्स में मिलेगा वर्ड वो इनकम्प्लीट नहीं मिलेगा, वो वहां मिलेगा आपको एम्फीप्रोटिक आयन। यस सर। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बताइए। अच्छा एक सेकंड ये बताओ, आप लोग कह रहे थे मेरी आप आज आपके में बैच में 2 क्लासेस हैं, मेरे टाइम टेबल में तो एक ही लिखी हुई है। सर 2 है। दूसरी 3 कितने to बजे से है? 4:30. दूसरी कब से है? 3 to 4. 3 बजे। 3 to 4:30. नहीं 3 बजे से आज नहीं होगी मेरी क्लास, क्योंकि मेरी ऑलरेडी दूसरे बैच में लगी हुई है आज क्लास। सर कल कोई भी नहीं है। सर कल कोई नहीं है देखो। ठीक है, कल नहीं है तो फिर कल ले लेंगे ना हम, दिक्कत क्या है ना? यस सर. यस सर। अच्छा मैं समझ गया, कल एक्चुअली मेरा वीक ऑफ है, इसलिए आपकी कल वाली क्लास मेरी हटाई थी। इस बार मेरा संडे को वीक ऑफ नहीं है। ओके सब फ्राइडे को ले लो। फ्राइडे को जरूर ले सकते हैं, फ्राइडे को ही करना पड़ेगा भाई उसको, कल तो नहीं ले पाऊंगा मैं, और आज वाली हो नहीं पाएगी क्योंकि इन यहाँ तो लगा दी, बट मेरी ऑलरेडी जो वेंसडे को क्लास थी वो देखा नहीं। ठीक है फ्राइडे को कर लेंगे। हाँ जी नेक्स्ट बताइए, और क्या पूछना था आपको? हाँ भाई शिवम, तो देखो ये जो तुमने मुझसे पूछा है ना, ये ऐसा था जो मैं 5-10 मिनट में समझा सकता हूँ, लेकिन अब तुम आगे वाली जो चीज पूछ रहे हो वो खतरनाक पूछ रहे हो भाई। उसमें मेरे 1.5-2 लेक्चर लगे थे पूरा इंडिकेटर समझाने में। तो अगर कुछ स्पेसिफिक चीज पूछोगे वो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, आप पूरा इंडिकेटर बस वर्ड बोल के पूरा नहीं सर, फॉर्म मेरे मेरे को ऊपर बोलोगे तो स्पेसिफिक काम नहीं डाउट्स ही चलेगा। हैं इंडिकेटर में। बोलिए स्पेसिफिक चीज ही। सर एक तो इंडिकेटर का जो वो होता है एंड पॉइंट होता है, वो हाँ रिएक्शन के इक्विवेलेंट पॉइंट के बराबर होना चाहिए, मतलब वो नहीं समझ में आया ऐसा क्यों होता है। चलिए वो मैं बता देता हूँ। देखिए आपके पास में कोई भी इंडिकेटर है ना, जैसे एक इंडिकेटर लिखो, फिनोफ्थलीन लिख लीजिए। पीएचपी। HPH, PHP नहीं होता, HPH होता है। हाँ जी, तो फिनोफ्थलीन जो है इसकी खुद की एक इंडिकेटर की एक रेंज होती है। तो अगर आपको याद हो किसी को तो बताइए, एक्चुअली 2 इंडिकेटर की तो याद होनी भी चाहिए, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। अगर किसी को फिनोफ्थलीन की सर रेंज पता है तो 8.3 to 10। 8.2 यस से सर। हाँ जी, कुछ 8.3 या 8.4 से लेके 10 तक होती है इसकी रेंज। ठीक है 10। 10। तो अब इस रेंज का पहली बात तो मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको मतलब बता देता हूँ। देखो रेंज लिखो, इंडिकेटर की कोई भी इंडिकेटर उसकी एक रेंज होती है, जैसे इसकी जो रेंज है वो 8.3 से लेके 10 तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन की पीएच 8.3 से कम है तो कलर 1 होगा। इफ पीएच इज लेस देन 8.3 तो जो कलर शो करेगा वो उस सॉल्यूशन में पीएच 8.3 से कम होने पर जो कलर होगा वो कुछ कलर 1 होगा, और अगर सॉल्यूशन की पीएच 10 से ज्यादा हो गई तो कलर 2 शो करेगा। अच्छा फिनोफ्थलीन के केस में आपको कलर 1 और कलर 2 भी पता होने चाहिए। सो कलर 1 कलरलेस होता है, कलर 2 पिंक होता है। यस सर। इनमें से एक पिंक है एक कलरलेस है, कौन सा है कौन वो है वो मुझे नहीं मालूम है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सर ठीक लिखा। ठीक ठीक है है सर ये। हाँ जी, कम पर वो कलरलेस होता है और ज्यादा पे वो कलर उसका पिंक हो जाता है सॉल्यूशन।
अच्छा, फिर एक चीज आप थोड़ा सा, अगर आपको टाइट्रेशन कर पता हो, जब हम बूंद 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 करके एक टाइट्रेशन करवा रहे होते हैं, तो अब देखना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है एक। वैल्यूज लेकर के मैंने बताया कि आपके पास में जैसे आप इक्विवेलेंट पॉइंट के आसपास पहुंचते हो, तो एक या दो ड्रॉप में ही पीएच में अच्छा खासा चेंज आ जाता है। यस सर, स्ट्रेट लाइन आ जाती है थोड़ी। तो बेसिकली आपके पास में जो पीएच 8.3 से लेके जो 10 से ज्यादा जाएगी ना, वो पूरा का पूरा खेल मुश्किल से 2 बूंद में हो जाएगा पूरा काम। ये देखो, ये ग्राफ यहाँ बगल में इसने शो किया है बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए, आपके पास में कर्व पहले बढ़ रहा था, फिर ये देखो, ये जहाँ पीएच 8.72 लिख रहा है, ये एकदम से वर्टिकल लाइन आ गई। वर्टिकल लाइन का होना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस में तो ज्यादा बढ़ नहीं रहे, वाई एक्सिस में बढ़ गए। मतलब वॉल्यूम तो मुश्किल से 1 या 2 बूंद डाल लिया आपने, लेकिन पीएच देखो, पीएच कहां पहुंच गई, कहां से कहां पहुंच गई, केवल 2 या 3। ठीक, तो अगर मान लीजिए एंड पॉइंट पे जो पीएच है वो आपके पास, मतलब फिर ये रहता है कंडीशन की जो एंड पॉइंट की पीएच है वो इस रेंज के अंदर लाई करनी चाहिए। एंड पॉइंट जो है आपका, इक्विवेलेंट पॉइंट जो है, इक्विवेलेंट पॉइंट पे सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो इस रेंज के अंदर लाई करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास एंड पॉइंट पे जो पीएच है वो 7 है, 7 नहीं, आप ये मान लो वो कुछ ऐसा है, 4.5 है। इक्विवेलेंट पॉइंट पे जो पीएच है वो 4.5 है, और आपने फिनोल्फथलीन इंडिकेटर लिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले कौन सा कलर आ रहा होगा? कलरलेस। इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया 4.5 पे, स्टिल क्या है? कलरलेस। इक्विवेलेंट पॉइंट खत्म हो गया, फिर भी क्या है? कलरलेस। सब कुछ हो गया, हमें पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। तो अगर एक इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो, तो किसी पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि आपका जो टाइट्रेशन आप कर रहे हो एसिड बेस का, उसके इक्विवेलेंट पॉइंट पे जो पीएच होगी, दैट पीएच मस्ट लाई विद इन द रेंज ऑफ इंडिकेटर। समझ रहे हो बात को? यस सर। ठीक है, तो ये है इसमें भाई पीएच की रेंज का कॉन्सेप्ट। और बताओ, और क्या पूछना है सर एक इसमें शो क्वेश्चन? इसीलिए करते हैं ना क्योंकि वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, हल्का सा डालने पे एकदम से जंप आ जाता है, हाँ, एकदम से कलर चेंज। ओके सर। सर इंडिकेटर अगर समझना हो तो डाउट स्लॉट में आ सकते हैं। इंडिकेटर अगर समझना हो तो पूरा इंडिकेटर? सर मुझे टाइट्रेशन कर्व्स में प्रॉब्लम है। फिर एक काम करो आप, ये टाइट्रेशन कर्व और जो इंडिकेटर वाला पोर्शन है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का एकदम लास्ट पोर्शन है। ठीक है, तो अभी जब हमारा 12th वाला रिवीजन चलेगा ना, जिसमें हमारा मतलब ज्यादा कुछ वो नहीं रहेगा, सब चीजें अभी पढ़ी हैं, तो उस टाइम पे आप मुझे याद दिला देना, मैं आपको ये टाइट्रेशन कर्व और इंडिकेटर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी क्लास में। ठीक है, क्योंकि वो मुझे भी मालूम है वो कई बच्चों का होगा फिर वो डाउट, जो भी दूसरे बैच में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो कई बच्चों का डाउट हो सकता है, तो मैं ठीक है फिर पूरा एक्सप्लेन ही कर दूंगा उसको। एक क्लास काफी रहेगी उसमें, 1.5 घंटे की। सर डाउट स्लॉट में डाउट स्लॉट में कब आओगे बताओ? आज वाला तो मेरी क्लास है, कल मेरी छुट्टी है, परसों आपका टेस्ट है, तो इस वीक में पॉसिबल कैसे होगा? सर परसों टेस्ट नहीं है। परसों हमारी छुट्टी है। परसों को छुट्टी है। तो ठीक है, फिर परसों वाली क्लास में यही चीज करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइट्रेशन कर्व बता देंगे आपको और इंडिकेटर के क्वेश्चन करवा देंगे। सब फ्राइडे की क्लास में ना? हाँ, फ्राइडे फिर क्लास रख लेंगे। ठीक है, अच्छा ये मीटिंग जो है थोड़ी बहुत देर में हो सकता है एंड हो जाए, मेरे पास अभी नोटिफिकेशन आया है, बट अभी तो हमने 12:45 पे स्टार्ट की थी ना, 40 मिनट अभी है थोड़ा टाइम।
हाँ, और बताइए क्या पूछना सर था? मुझे डायप्रोटिक में प्रॉब्लम आ रही है। इसमें डायप्रोटिक एसिड्स में प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, assumptions में ये नहीं आ रही, approximation। क्या प्रॉब्लम आ रही है मतलब? सर आप एक क्वेश्चन करवा दोगे अप्रोक्सीमेशंस लेकर? बिल्कुल करवा देंगे। आप क्वेश्चन बता दो जिसमें आपको दिक्कत आई है, वही करवा देते हैं। सर अवस्थी का कोई कर लेंगे? बोलिए क्वेश्चन नंबर। अवस्थी का सर 49। अवस्थी जरा निकालो, 49 क्वेश्चन क्रॉप कर दो। ये कब के टिक लगाए हुए हैं आर्यन तुमने? अभी किए थे क्या कल परसों में, आजकल में? आर्यन आवाज आ रही है? आर्यन डिस्कनेक्ट हो गया है क्या? आर्यन क्रॉप कर दो क्वेश्चन नंबर 49। सर आर्यन का ग्रुप पे मैसेज आया है कि माइक अनम्यूट नहीं हो रहा उसका और मीटिंग कंट्रोल्स वो हो गए, रुक गए। नहीं हो रहा है माइक, अच्छा अनम्यूट नहीं हो रहा है, और मीटिंग कंट्रोल्स नहीं वो एक्सेस कर पा रहा। एक बार उसको बोल दो कि मतलब फिर से रिज्वाइन कर ले। आर्यन अब आवाज आ रही है क्लियर? क्रॉप कर दो जरा क्वेश्चन नंबर 49। सर आप व्हाट्सएप पे भी देख सकते हो, मैंने भेज दिया आपको। मुझे मेरे पास तो क्वेश्चन है, बट यहाँ पे समझाने के लिए साथ के साथ रखने के लिए मैं बोल रहा था। आर्यन तुम अगर क्रॉप नहीं कर पा रहे तो मैं जो बोलूंगा वो लिख सकते हो, या वो भी नहीं लिख भी नहीं पाओगे? सर वो पीसी रीस्टार्ट कर रहा है, चल नहीं रहा तो उसका। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ ये सर ये मैंने कल परसों ही करे थे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्रॉप कर दो। क्या वो नहीं हो पा रहा फिर से? सर दिख रहा है आपको? मैंने वन नोट खोला हुआ है। नहीं मुझे क्वेश्चन तो दिख रहा है, बट मैं कह रहा हूँ क्रॉप कर दो ताकि वन हम जो नोट नहीं दिख रहा, वो लिख पीडीएफ सकें। दिख रहा।
अब ठीक है। हाँ जी, कार्बोनिक एसिड H2CO3 a diprotic acid has Ka1 is equal to this and Ka2 is equal to this. What is the carbonate and concentration? कितने मोलर solution of carbonic acid? ठीक है। इसकी दो डिसोसिएशन की जो रिएक्शन है उनको कंबाइंडली लिख दीजिए। आर्यन क्या लिखोगे? H2CO3 gives 2H plus कार्बोनेट आयन। ठीक है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा आर्यन? K1 into K2। ठीक है, तो आगे लिखिए K1 into K2 is equal to कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन इनटू H आयन की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर अपॉन में H2CO3। एक सेकंड, कार्बोनिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड K1 दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है। व्हाट इज द कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ 0.025 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड? अच्छा, कार्बोनेट आयन पूछा है, H आयन के बिना तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए इसमें प्रियंका का डाउट था ना। प्रियंका, H आयन ये बताइए, सॉल्यूशन में H आयन कहाँ कहाँ से आ रहा है? सो H2CO3 प्रियंका, और आवाज आ रही है? सो H2CO3 एक H प्लस दे रहा है, फिर HCO3 माइनस एक H प्लस दे रहा है। आप लोगों को प्रियंका की आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। प्रियंका एक बार फिर से सर आप ये पूछ रहे हो ना कि H प्लस कौन दे रहा है? हाँ, H प्लस कहाँ से आ रहा है सॉल्यूशन में? H2CO3 से और फिर बाद में HCO3 माइनस से। ठीक है, ज्यादा कहाँ से आएगा? जिसका K ज्यादा होगा और 49 के हिसाब से K1 ज्यादा है, सर H2CO3 से। H2CO3 मतलब पहला वाले डिसोसिएशन से ही आएगा H प्लस जितना आएगा, दूसरे वाले से तो एकदम ना के बराबर आएगा। यस सर। तो H आयन की कंसंट्रेशन के लिए हम इस H2CO3 को डाइप्रोटिक की जगह मोनोप्रोटिक मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। तो मोनोप्रोटिक एसिड्स में H आयन की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था? कैसे निकालते थे H आयन कंसंट्रेशन मोनोप्रोटिक एसिड्स में? C अल्फा होता था H आयन कंसंट्रेशन, अल्फा अंडर रूट K/C होता था, तो अंडर रूट KC से आ जाता था। यस सर। तो अंडर रूट KC से अगर H आयन आएगा तो H आयन का स्क्वायर जो है वो आपके पास में K इंटू C से आ जाएगा। बोलो। यस सर। और K जो होगा वो Ka1 होगा, Ka2 नहीं होगा। ठीक है, तो लिखिए भाई आर्यन वहां पे इस एक्सप्रेशन पे आओ। ये छोड़ो, ये सब छोड़ो, देखिए K1 इंटू K2 इज इक्वल टू हाँ जी, कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन इंटू इंटू Ka1 इंटू जो C लिखना है हमें यहाँ पे प्रियंका, वो किसका C लिखना है? तो अंडर रूट KC लिखते हैं, उसमें C किसकी किसकी कंसंट्रेशन होती है? जो H2CO3 की सबसे पहले ली। जो H2CO3 की सबसे पहले थी, तो लिख दीजिए ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि H2CO3 की जो कंसंट्रेशन सबसे पहले थी और डिसोसिएट होने के बाद में जो हो गई है, उसमें ज्यादा डिफरेंस होगा क्या? सर H2CO3 वाली में अच्छा खासा डिफरेंस होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा प्रियंका। जो आपके पास में CH3COH जिसका Ka 10⁻⁻5 होता था, विच इज ग्रेटर देन 10⁻⁻7, उसकी अल्फा चलता था, उसमें से अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया करते थे और C से C कैंसिल कर दिया करते थे, याद हो तो आपको।
हाँ जी प्रियंका, आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, क्या डिस्कशन चल रहा था अपना? हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जो वीक एसिड होता है उसका जब डिसोसिएशन हो जाता है तो बाद में जो उसकी कंसंट्रेशन बचती है वो भी ऑलमोस्ट इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर ही होती है। मैंने एग्जांपल आपको CH3COH का दिया था कि उसमें जब हम नीचे C/1 - अल्फा लिखते थे, बाद में उसको अल्फा को हटा के अल्फा काफी कम है ये कह के उसको C के बराबर ही कर दिया करते थे, याद है? यस सर। यहाँ तो आपके पास में 10⁻⁻7 है। क्या कह रहा है 10⁻⁻7? जो फर्स्ट डिसोसिएशन 1 होगा। 10⁻⁻7 है, इसका मतलब ना के बराबर जा रहा है ना? तो बताइए जो अभी एक्सप्रेशन लिखा है आर्यन ने, उसमें ऊपर और नीचे से, एक सेकंड आर्यन, फिर से तुम स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हो क्या? डिसेबल्ड। हाँ अब करो। सर मैं ना ईशान तैयल को सॉरी बोलना चाहूँगा, वो उसका गलती से हो गया था एनोटेट, और वो उसको बेइज्जती फील हुई जो मैंने उसे कॉल आउट किया। बेइज्जती फील हुई होगी, और ऊपर से अभी वो एडमिट होना चाह रहा था, मैंने उसको एडमिट भी नहीं किया। तो अगर तुम्हारे पास उसका नंबर है तो उसको बोल दो, फिर से वो ज्वाइन कर लेगा तो मैं एडमिट कर दूंगा। सर आ गया वो मेरे ख्याल से। ईशान नहीं है, ईशान तैयार कहाँ है? इसमें नहीं है। अच्छा आ गया। अब ईशान सॉरी सॉरी बोल रहा है आर्यन तुम्हें। हाँ जी आर्यन, स्क्रीन शेयर करो। इसमें नीचे भी लिख दो H2CO3 की कंसंट्रेशन। नीचे भी H2CO3 की कंसंट्रेशन लिख दीजिए और कैंसिल आउट कर दीजिए। हाँ जी प्रियंका, यहाँ से बताइए कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन सीधे सीधे Ka2 के बराबर आ गई क्या? यस सर। आ जाइए जरा क्वेश्चन पे एक बार आर्यन, इसी क्वेश्चन पे 49 पे बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? करना तो डी सर चाहिए था, तुमने ए पे किया हुआ है टिक। सर 49 का डी है। तुमने ए पे टिक किया हुआ है, डी तो आएगा ही, डी तो आ गया। नहीं मैंने ए पे डी पे किया। क्या बात कर रहे हो? अभी अभी किया, अभी तो मैं ए पे देख रहा था। सर वो नीचे 50 वाला टिक ऊपर आ रहा था तो अच्छा ठीक है। सो वो 50 का टिक चलिए होगा मेरे ख्याल से। और बताइए, और कुछ पूछना हो तो। प्रियंका हो गया, ये सिंपल था वैसे ना, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। और सर बताइए। सर एक ना आपके नोट्स में था वो, टू चेक वेदर नॉर्मल वीक एसिड सॉल्यूशन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या बफर सॉल्यूशन, वो समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं समझ में आया आपको ना? बताएं उसको। यस सर। ठीक है आर्यन, लिखो जरा। संजीत, आपने सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ CH3COH लिया है। सिर्फ ऊपर से हमने CH3COH लिया है, पानी में CH3COH मिलाया। तो पहले तो ये बताओ कि अगर आपने केवल CH3COH लिया है
तो उस टाइम पे भी CH3COO माइनस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? पानी में आपने एसिटिक एसिड मिलाया है, क्वेश्चन है कि एसीटेट आयन प्रेजेंट होगा या नहीं होगा सॉल्यूशन में मिलाने के बाद? होगा सर। होगा, हालांकि काफी कम होगा, है ना? क्यों कम होगा? क्योंकि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, लेकिन दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सुनीत इस वाले केस में पीएच का फॉर्मूला क्या आता है? आपने पानी में एसिटिक एसिड मिलाया है, आपसे पीएच पूछ रहा है, पीएच बताइए भाई क्या हो, क्या आता है इस केस में पीएच का फॉर्मूला? अच्छा, एच आयन की कंसंट्रेशन का क्या आता है? एच आयन की वो रूट Ka/C। बाय सी नहीं, Ka/C। अच्छा हाँ, एच आयन की कंसंट्रेशन बाय सी तो किसके लिए होता है? वो डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फा डिसोसिएशन। के। और इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो किसी को याद हो तो शिवम बता दो जरा, इसमें फिर माइनस लॉग करके कितना हो जाता है? पीएच इज इक्वल टू क्या आ जाता है फॉर्मूला? pKa minus log C by 2 Ka माइनस लॉग सी बाय 2। पूरे के अपॉन होल्ड होल्ड पूरे में आएगा। हाँ ठीक है, ये केस फर्स्ट है, इसके ऊपर केस फर्स्ट डाल दो। तो सुनजीत, हमने एक ऐसे सॉल्यूशन की पीएच निकाली है जिसमें एसिटिक एसिड भी था और एसीटेट आयन भी था। पीएच कितनी आ रही है? हाफ पीके माइनस लॉग सी। ठीक है, चलिए दूसरा केस यस लेते सर। हैं। आपने पानी में मिलाया सिर्फ और सिर्फ सोडियम एसीटेट। केस 2, आपने पानी में सिर्फ और सिर्फ सोडियम एसीटेट मिलाया। पहले तो मुझे ये बताओ कि सोडियम एसीटेट जब आप पानी में मिलाओगे तो पहली बात तो जितने भी सॉल्ट होते हैं सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो पूरी तरीके से वो Na+ और CH3CO- में टूट जाएगा, मतलब एसीटेट आयन तो होगा ही होगा सॉल्यूशन में। व्हाट अबाउट एसिटिक एसिड, होगा या नहीं होगा? सोच के बताइए। संजीत, एसिटिक एसिड इस केस में होगा या नहीं होगा? सर होना चाहिए शायद। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर वो वीक एसिड है तो हाइड्रोलिसिस पढ़ के आए हो संजीत? सोडियम एसिटेट सर की पढ़ा हाइड्रोलिसिस, था। इसमें ये यस जो सर पढ़ा था। एसिटेट आयन है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है या नहीं हो जाता है? हो जाता है सर। क्या होती है वो रिएक्शन, जरा बोलिए। हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन क्या होती है, बोलिए। CH3CO- सर प्लस प्लस H2O to give Na हटा दो, Na हटा दो, माइनस, हाँ प्लस क्या? H2O गिव्स क्या? H2O to CH3COOH plus OH minus। प्लस OH माइनस। वेरी गुड। और इस रिएक्शन का शायद आपको KH भी पता होगा। KH आता है KW/Ka, KW मतलब by Ka, yes sir। और KW भी हम जानते हैं, K भी हम जानते हैं, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि KH बहुत कम है। KH का बहुत कम होना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड होगा तो सही, लेकिन कम होगा। बहुत कम होगा। इस केस में बताइए संजीत, पीएच का फॉर्मूला क्या आता था फाइनली? पीएच इज इक्वल टू, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सर केस वो है, क्या 7 plus half pKa plus half log C। 7 + हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी। ठीक है, अब थर्ड केस पे आते हैं संजीत। थर्ड केस लो आप कि पानी है और पानी में हमने क्या किया, 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी में आपने CH3COOH का भी 0.1 मोल मिला दिया और CH3COONA का भी 0.1 मोल मिला दिया, दोनों मिलाए हैं भाई। तो ये तो सवाल ही नहीं करने का कोई मतलब बनता है कि दोनों प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, ऑब्वियसली दोनों प्रेजेंट होंगे। यस सर दोनों। और अगर आप बफर पढ़ के आए हो
तो बफर का एक एग्जाम्पल होता था कि एक वीक एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट बेस हो सॉल्यूशन में। होता था क्या ऐसा कोई बफर, यस सर, या नहीं पढ़ा है अभी बफर? पढ़ लिया था सर। पढ़ लिया था। तो क्या 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 होते थे बफर में, जरा बताओ कौन कौन से बफर हुआ करते थे? एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट बफर। उसमें से एसिडिक बफर बताना क्या होता था? सर जिसमें एक वीक एसिड हो और उसका सॉल्ट विद इट्स स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट हो विद इट्स स्ट्रॉन्ग, विद स्ट्रॉन्ग बेस। नहीं मतलब कोई स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये वाला जो तीसरा केस है बताओ वही है या नहीं है? यस सर। तो बफर में, एसिडिक बफर के केस में पीएच का एक अलग फॉर्मूला चलता है, वहां अलग कहानी चलती है, वो बताओ उस वाले केस में पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? pKa बफर प्लस log of concentration of वो salt upon acid। सॉल्ट नहीं होता है एक्चुअली, फॉर्मूले में लिखने में वो सॉल्ट लिख देते हैं, बट वो कॉन्जुगेट बेस के लिए होता है। तो सॉल्ट लिख यस दो, कोई सर। दिक्कत नहीं है। तो याद रखना, अगर आपके पास में सॉल्ट सोडियम एसीटेट टाइप का है, तब तो चाहे सॉल्ट की कंसंट्रेशन लिखो चाहे कॉन्जुगेट बेस की लिखो, वो एक ही बात हो जाएगी। लेकिन अगर वो कैल्शियम एसीटेट टाइप का होता तो गड़बड़ हो जाती ना, आपका चक्कर पड़ जाता। यस सर। यहाँ जो कंसंट्रेशन होती है वो कॉन्जुगेट बेस की होती है, ना कि सॉल्ट की। conjugate base। ठीक है ना? हाँ जी। तो सुनिए, इन तीनों केसेस में ये बताइए, आपके पास सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट था और एसीटेट आयन भी प्रेजेंट था, थे या नहीं थे? बताओ दोनों। यस सर थे। लेकिन बताओ पीएच के 3 अलग अलग फॉर्मूले आए या नहीं आए? आए। यस सर। तो आपका क्वेश्चन जो था वो ये था कि सर आपने कुछ वैसा बताया हुआ है कि कब क्या क्या होगा, तो अब तुम ही बताओ कब क्या क्या होगा, किस केस में वो बफर होगा, किस केस में पहला वाला केस होगा, किस केस में सेकंड वाला केस होगा, कब कब क्या क्या होगा, बताओ बोलो। सर क्या बताना है, पहले समझ नहीं वाले आया। केस मतलब तीनों केसेस में एसिटिक एसिड भी है और एसीटेट आयन भी है, लेकिन कभी हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, कभी सेकंड वाला, कभी थर्ड वाला। तो इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है तीनों में? सिमिलैरिटी मैंने बता दी है कि तीनों में ही एसिटिक एसिड भी है और एसीटेट आयन भी है। डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। नहीं समझ में आ रहा? समझिए डिफरेंस। नहीं सर। डिफरेंस जो है ना सर, डिफरेंस जो है, डिफरेंस है कंसंट्रेशन के रेशियो का। पहले वाले केस में बताइए मेनली क्या होगा सॉल्यूशन में? दोनों हैं वो तो ठीक है, बट मेनली क्या होगा? CH3COOH। वेरी गुड। दूसरे केस में आइए, समझिए दूसरे केस में बताइए मेनली क्या होगा? वो होगा सर CH3COONA, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कम। CaCO माइनस होगा, एसीटेट आयन होगा मेनली। यस। थोड़ा बहुत ना के बराबर जाएगा CaCOH में, तो वो क्योंकि जो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन आपने लिखी है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी कम होता है, थोड़ा बहुत जाएगा एसिटिक एसिड। मेनली CH3CO माइनस के फॉर्म में ही रहेगा। और अब तीसरे केस में आइए, तीसरे केस में बताइए दोनों की कंसंट्रेशन के बारे में क्या बोलोगे? सेम होगी मतलब। सेम नहीं, बट दोनों कंसिडरेबल, मतलब इस पर्टिकुलर केस में तो मैंने सेम कर दिया, बट बाकी वैसे आपके पास में कंपेरेबल होंगे। मतलब फर्स्ट केस में तो एक दूसरे के कंपैरिजन में हजारों गुना ज्यादा है, सेकंड वाले केस में भी एक दूसरे के कंपैरिजन में हजारों गुना ज्यादा है, लेकिन थर्ड केस में ऐसा नहीं है। थर्ड केस में दोनों जो है वो कंपेरेबल हैं, आप एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ में आ गया कौन सा केस तो आपका सॉल्ट यस सर। हाइड्रोलिसिस का है, कौन सा केस का बफर का है, और कौन सा केस सिंपल एसिड का है। यस सर आगे। ठीक है, ये वैसे काफी ज्यादा काम की चीज थी इस चैप्टर की, तो जिन लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा है वो लोग इस चीज को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना। बहुत क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प मिलेगी इस कॉन्सेप्ट से।
मन्नत सुना ना तुमने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से? यस सर। ठीक है, आर्यन समझ में आ गया क्या क्या बताया था सुजीत को? आर्यन अबाउट, यस सर। ठीक है। सर सॉल्ट बफर का चलो भाई, फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्ट बफर, पहले तो ये बताओ सॉल्ट बफर होता क्या है? सर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। तो जो वीक Solution. एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है उसका एक कोई एग्जांपल बताओ मुझे। CH3COO NH4। NH4, इसको पानी में डाल दिया हमने तो ये बफर Yes, का sir. काम करता है। तो बफर का काम करता है, बफर का काम करेगा। और रही बात जो आप पूछ रहे हो पीएच का फॉर्मूला, तो पीएच का फॉर्मूला तो वही होगा ना जो ऑलरेडी इसकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ लिया हमने। बताओ इसकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस Yes. पढ़ी है या नहीं पढ़ी? Yes, sir. 7 plus pK 2 minus pKb. 7 Yes, प्लस sir. हाफ pKa माइनस हाफ pKb। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और बताओ। और बताइए भी, और किसी को कुछ पूछना हो तो। सर एक क्लास डाउट पूछ लो। हाँ बोलो। सर एक आपने सॉल्युबिलिटी में कराया था ना, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी जिसमें प्रेसिपिटेशन वगैरह भी थी, मेरे को वो थोड़ा सा कम समझ में आया। ये सर ये मेरे को भी काफी कंफ्यूजिंग लगता है। सर कोई बात बाकी नहीं, सारा उसमें फिर सॉल्युबिलिटी आ गया था। कोई बात नहीं, उसमें ऐसा करेंगे कि जब हम लोग अवस्थी डिस्कस करेंगे तो अवस्थी में कई क्वेश्चन है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी के, तो वो आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेना, मैं क्वेश्चन से समझा। कॉन्सेप्ट तो कोई अलग नहीं है उसमें, वही सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको एग्जांपल वो से सर मेरे को प्रेसिपिटेशन नहीं समझ में आता, बस कि कब शुरू होती है कब नहीं। जब आपके पास में दोनों आयन की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन में KSP से ज्यादा हो जाए तो वो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट कर देता है। ओके सर, ठीक है, बट फिर भी वो मैं क्वेश्चन से समझा दूंगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है भाई, एक काम फिर कर लेना आप लोग, लास्ट मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग थोड़ा टाइट्रेशन कर्व, इंडिकेटर और ये सॉल्युबिलिटी वगैरह ये थोड़ा अच्छे से पढ़ के आना, ताकि मैं जब टाइट्रेशन कर्व और वो सब बताऊं तो इजीली समझ में आ सके, ज्यादा मतलब उतना ज्यादा एलियन चीजें ना लगे आपको। थोड़ा जल्दी जल्दी समझाऊंगा तो तीनों चीजें हम एक ही क्लास में कवर कर सकें, वैसा थोड़ा सा पढ़ के आना। ठीक है, फिर इसको एंड करते हैं यहीं तक। सर अगली क्लास का एक बार होमवर्क बता दो क्या क्या है हमारे लिए। अगली क्लास का होमवर्क ये है कि आप इंडिकेटर और टाइट्रेशन कर्व, एक सेकंड, अभी तुमने प्रदीप शेयर की थी क्या आर्यन? यस सर। एक बार दिखाना जरा, उसमें पूरा टाइट्रेशन कर्व और वो सब चीज दी हुई है क्या, इंडिकेटर वगैरह? यस और सर, दी टाइट्रेशन हुई है। कर्व देख बताना, टाइट्रेशन कर्व है क्या? सर ये क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, ऐसा है, ये प्रदीप तो आप लोगों के पास सबके पास होगी ही, नहीं तो नेट पे अवेलेबल है, मिल जाएगी, नहीं तो आर्यन से मैसेज के थ्रू ये 3-4 पेजेस की पिक मांग लेना। ठीक है आर्यन, इसमें ये जो इंडिकेटर से लेकर के और टाइट्रेशन कर्व तक का जो मामला है प्रदीप का, इसकी एक PDF टाइप बना करके वो अभी तुम ग्रुप में शेयर कर देना, तो ये सब लोगों को पढ़ के आना। पूरी ठीक है, स्पेशली आयन की सुजीत, मन्नत और सानिध्य, ये जो लक्ष्य से आए हैं जिन्होंने ये सब चीजें नहीं पढ़ी, पूरा चैप्टर ही भेज दूंगा। ओके सर। पूरा चैप्टर ग्रुप पे आया ठीक वो है, सर भेज दो। PDF प्रदीप का, वो बहुत लिंक पहले आया आया वो होगा ना, अभी तो। पता नहीं, कल ही बहुत परसों पहले। ही आया, कल ही आया है। अच्छा ठीक है, तो फिर वहां से देख लेंगे। ठीक है, एंड करें। सुजीत बहुत अच्छे तरीके से इसमें लिखा हुआ है ना, एक बार पढ़ के जरूर आना, मैं समझा दूंगा वैसे, बट पढ़ के आना पहले। यस सर।